Students, let's discuss internal energy. Why there is a need to discuss internal energy? Because जब भी हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, आप हीट ट्रांसफ़र की बात करिए या एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करिए या वर्क डन की बात, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हमें पहले सिस्टम की टोटल एनर्जी का पता होना ज़रूरी है। अब अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी का पता होना ज़रूरी है तो उसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो वो जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। तो यू कैन से एनर्जी स्टोर्ड, जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है विद इन सिस्टम, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी है and it is denoted by U. Now, second thing, as internal energy is a sum of large amount of energies like mechanical energy and chemical energy, electrical energy, तो सिस्टम कैन हैव मैनी एनर्जी, सिस्टम का बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। अब इतनी सारी एनर्जीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट करके एंड उसका एड अप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए हमने कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेट नहीं की। वी ऑलवेज मेज़र इंटरनल एनर्जी चेंज। हम हमेशा क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज मेज़र करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी चेंज मेज़र करना है हमें, तो अब आप सोचिए कि कोई सिस्टम है, उसमें आप उसकी इंटरनल एनर्जी में किस किस तरीके से चेंज ला सकते हैं। तो यू हैव टू थिंक ऑन इट कि हाउ यू कैन चेंज इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे ही सोचेंगे किसी भी सिस्टम में कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आना, तो उसकी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के तरीके क्या होंगे, तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा। मैं एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपको कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या आएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सोचेंगे कि वी कैन चेंज इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग सम वर्क। हम कुछ वर्क कर सकते हैं, वर्क डन। फिर आपके माइंड में आएगा कि वी कैन ऑल्सो चेंज एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय सप्लाइंग हीट। हम हीट सप्लाई करके भी ऐसा कर सकते हैं। फिर आपके माइंड में आएगा कि वी कैन डू दिस बाय डूइंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली। फिर आपके माइंड में आएगा कि हम ऐसा दोनों चीज़ें एक साथ करके भी कर सकते हैं। नाउ अब देखिए, हर चीज़ का लिमिटेशन है। जब आप सिर्फ वर्क करना चाह रहे हैं, केस वन, ए केस में अगर आप देखिए, इफ़ यू वांट टू वर्क डन ओनली, तो इस केस में हम चाह रहे हैं कि कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो, और जब हम हीट सप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम चाहते हैं कोई वर्क ना हो। और इन केमिस्ट्री हमें पता है वर्क हमेशा प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही होगा। तो वर्क डन इज़ ऑलवेज पीवी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जब हम बोथ की बात कर रहे हैं तो हीट भी सप्लाई हो सकता है और वर्क भी कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से, वर्क डन, तो इसमें हम एक क्लोज्ड बीकर एज्यूम करेंगे और उस बीकर के अंदर कुछ लिक्विड होगा। सपोज़ वो लिक्विड फिल्ड है इसमें, और उस लिक्विड पे हमने क्या किया है, वर्क किया है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हीट ट्रांसफ़र नहीं होने का मतलब ये जो वॉल्स है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ सेपरेट करती है, उस सेपरेशन को हम बोलते हैं वॉल।
अब ये जो वॉल होगी ये सिस्टम और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र नहीं करने देगी. सच टाइप ऑफ वॉल इज़ कॉल्ड एज एडियाबैटिक वॉल्स. तो एडियाबैटिक वॉल्स क्या होते हैं? फ्रॉम विच नो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. नो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा. स्टूडेंट, मैं बहुत धीरे धीरे बोल के ये चैप्टर इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है चीज़ें. तो हम आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान दीजिए कि कब हम आप खुद भी सोच पाओ कि कब हमें एडियाबैटिक वॉल की रिक्वायरमेंट है, कब जब हम सिस्टम पे सिर्फ वर्क करना चाह रहे हैं. अब जैसे ही हम वर्क डन की बात करते हैं हमारे माइंड में दो तरीके से वर्क कर सकते हैं. फर्स्ट केस, वी कैन वर्क डन उस सिस्टम पे या किसी लिक्विड पे. तो इस बीकर में जो लिक्विड है येलो कलर का, दैट इज़ आवर लिक्विड, और यू कैन से वाटर. तो वर्क डन कैसे हो सकता है? कैन बी तो नहीं. वर्क डन बाय फर्स्ट चर्निंग ऑफ पैडल. पहला तरीका है कि आप कोई पैडल मैकेनिकल वर्क करिए, कोई पैडल वाटर में डाल के उसे हिलाइए, एंड दैट मैकेनिकल वर्क इंक्रीजेस टेम्परेचर. तो मान लेते हैं कि उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है, सच दैट कि T2 का वैल्यू T1 से ग्रेटर है. अब आपको ये पता है कि जितना वर्क डन किया है उसने सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही इंक्रीज़ किया है. तो चेंज इन टेम्परेचर से सिर्फ एनर्जी इंक्रीज़ हुआ, तो वी कैन से वर्क डन इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज. तो आप स्टूडेंट मुझे बताइए कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि इसमें जितना भी वर्क हुआ है वो इंटरनल एनर्जी चेंज की वजह से है. फिर क्या आप इस बात को सोच पा रहे हैं क्योंकि एडियाबैटिक वॉल्स हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है. नाउ सेकेंड वे, दूसरा तरीका हम वर्क कैसे कर सकते हैं. तो सेकेंड वे इज़ वर्क डन बाय. अब जैसे आप इलेक्ट्रिकल रॉड और उसमें से वायर से कनेक्टेड इलेक्ट्रिकल वायर से और एक रॉड को अगर उसमें डाल दें हम, तो दूसरा तरीका ये है यूजिंग इलेक्ट्रिकल रॉड. तो अगर आप इलेक्ट्रिकल रॉड को डिप कर दें लिक्विड वाटर में, तो अगेन सेम केस होगा. टेम्परेचर T1 से T2 पे राइज़ करेगा और अगेन जो टेम्परेचर चेंज है वही सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताता है. यहाँ से एक बात और याद रख सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ फंक्शन ऑफ या मेज़र ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो टेम्परेचर इज़ फंक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम, और वो जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, कॉल्ड एज डेल्टा यू. तो टेम्परेचर इज़ फंक्शन ऑफ, सिंबल की फॉर्म में हम लिख देते हैं आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर आपको स्पीड बहुत स्लो लग रही है तो आप YouTube पे वीडियो का स्पीड 1.5 या 2.2 करके देख सकते हैं. बट आई वांट कि मैं आपके माइंड में आइडिया इंड्यूस कर सकूं कि वर्क डन को हम हर बार, ये जो रेड हाइलाइटर से मैंने लिखा है, इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों ले रहे हैं, ये हमने तब लिया है कि जब वॉल्स एडियाबैटिक हैं. अब सेकंड केस है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. अब हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई वर्क नहीं हुआ है, तो हीट हमने सप्लाई किया है कैसे? यूजिंग इलेक्ट्रिकल रॉड. तो यू कैन से इन दैट केस जब आप हीट सप्लाई करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिकल रॉड तो मैकेनिकल वर्क डन इज़ ज़ीरो. तो आप बोल देते हैं जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो डायरेक्टली किसके इक्वल है? हीट सप्लाइड के. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. अब यहाँ से आप ये चीज़ भी सोच सकते हैं कि वर्क डन ज़ीरो होने का मतलब हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तभी वर्क डन ज़ीरो है. जनरली यही मानिए कि चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तभी वर्क डन ज़ीरो है. मीन्स वी कैन ऑल्सो से
कि इट इज़, जो ये Q है, इट इज़ नथिंग बट QV, इसे QV लिख देते हैं। इट इज़ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम में कोई भी वर्क नहीं हुआ है, और डेल्टा U किसके इक्वल हो गया? Q के। नाउ केस 3, थर्ड केस में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और वर्क भी कर रहे हैं, तो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ Q प्लस W। जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका सम हो गया? हीट प्लस वर्क का। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि हीट, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, उसे चाहे हम हीट सप्लाई करके इंटरनल एनर्जी चेंज में लाएं या वर्क डन से या उनके सम से, वी ऑलवेज गेट कंसर्न विद इट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब फाइनल स्टेट से, इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाना, नो मैटर हाउ। तो यहाँ से क्योंकि हम पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से वी कैन से, हम ये कह सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जो किसी भी चीज़ की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपसे बोलेंगे, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड की, तो वाई आई एम टेकिंग दिस एग्ज़ाम्पल, बिकॉज वॉल्यूम भी हमारा स्टेट फंक्शन है। तो वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड की जगह वॉल्यूम ऑफ टैंक बोल देते हैं। अब कि इस टैंक में पानी टैप से आया हो या हमने ऊपर से डाला हो, वी ऑलवेज कंसर्न विद V1 एंड V2 लेवल। तो देयर फॉर वी कैन से वॉल्यूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम भी क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन है। सेम वेव प्रेशर, अगर हम एनवायरनमेंट में ऊपर जा रहे हैं हाइट H1 हाइट से H2 हाइट तक, तो डेफिनेटली वहाँ प्रेशर चेंज होगा, बट नो मैटर हाउ हम किसी भी तरीके से जाएं, तो प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट या प्रेशर लेवल इज़ ऑलवेज अ वॉल्यूम स्टेट फंक्शन। ये भी क्या है? हमारा स्टेट फंक्शन है। प्लस अभी हमने देखा कि टेम्परेचर भी अगर हम T1 से T2 तक ले जाते हैं, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो टेम्परेचर कैसे राइज़ हुआ है, चाहे वो वर्क डन से राइज़ हुआ हो या हीट सप्लाई करके हुआ हो, वी डू नॉट कंसर्न विद इट। तो वी कैन से इट इज़ ऑल्सो टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ऑल आर स्टेट फंक्शंस। ये सारे क्या हैं? स्टेट फंक्शंस हैं। तो टिल हेयर वी कैन से हमने इंटरनल एनर्जी भी डिफ़ाइन कर लिया है और ये भी डिफ़ाइन कर लिया है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये किस वजह से चेंज हो रही है। पहले वर्क डन हो रहा है जब कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं है। जब कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होती तो सच वॉल इज़ कॉल्ड एज एडियाबैटिक वॉल्स। ऐसी वॉल्स जो हीट ट्रांसफ़र को अलाउ करती हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल रॉड हीट ट्रांसफ़र्स को, तो इन दैट केस जो वर्क होता है जो वॉल होती है, दैट वॉल इज़ कॉल्ड एज डायाथर्मिक वॉल। तो हीट कंडक्शन, तो उसको अलग से इधर लिख लेते हैं, व्हाट इज़ डायाथर्मिक वॉल्स। NCERT का एक एक लाइन आपको लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको उसे मिस नहीं करना है कि डायाथर्मिक वॉल्स क्या होती हैं। तो यू कैन से डायाथर्मिक वॉल्स आर कंडक्टिंग वॉल्स। सेम वे अगर आपसे बोला जाता है व्हाट इज़ एडियाबैटिक वॉल्स, तो यू कैन से एडियाबैटिक वॉल्स आर इंसुलेटिंग वॉल्स। फिर बोलते हैं कि हाउ कैन वी मेक अ सिस्टम आइसोलेटेड। किसी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलना हो तो आइडियली तो नहीं होता, बट यू कैन से फ्लास्क, थर्मोफ्लास्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, इससे हमें इंटरनल एनर्जी चेंज का आइडिया लगेगा। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे इंथैल्पी की। थैंक यू।